वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 के बारे में। और बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020 का जो प्रश्न पत्र है, अर्थात हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का जो पेपर है, पेपर 2, जिसकी आपको बहुत ही प्रतीक्षा थी। आप लोगों ने बहुत बार व्हाट्सएप पे हमारे एसएमएस किया और कमेंट लगातार आपके यही आते रहे, सर हिंदी साहित्य का पेपर 2 आपने अभी तक नहीं लाया। पेपर 1 का जो है हमने अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा आप। पेपर 2 के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे 2020 में कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो पूछे गए थे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप में जो है हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गतिविधियाँ शामिल है, आपके पेपर का द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है, तो वहाँ अगर उस पेपर आपके पेपर का यह नाम है तो आप 100% यह आशा कर लीजिए कि यहाँ से लगभग आपके जो है 40 से 30 मतलब तो जो है 30 से लेकर के 40% प्रश्न जो है यहीं से आपके पूछे जाने हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। ओके, चलिए बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं आपकी। पेपर 2 देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। पेपर 2 में आपका है हिंदी कथा साहित्य नवीन गतिविधियाएं। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। समय आपको 3 घंटे का मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। नोट यहाँ पर आप देख लीजिए, नोट में क्या लिखा है। नोट में आप यहाँ बता सकते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। क्या सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब यहाँ पर जो कोई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन प्रश्न पत्र जो होगा, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यही इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं 2020 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान रखेंगे 2020 में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर पैटर्न पहले होता है खंड आ, बा और सा। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, तो खंड आ से लघु उत्तरीय, खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से आपके लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ से जो पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, उनकी संख्या 10 होती है। एक प्रश्न आप करते तो उसके 2 नंबर आपको मिलते हैं। इस प्रकार से 20 नंबर इसके आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप लघु उत्तरीय में प्रवेश करते हैं तो वहां पर आपको पहली बात तो 3 व्याख्या करने को होती है। 3 व्याख्या करने को आती मेरे प्यारे दोस्तों, और 2 प्रश्न करने को होते हैं। मतलब कि आपको 6 व्याख्या दी होंगी कुल मिलाकर के। 6 व्याख्या आपको करनी हो, मतलब दी होगी, लेकिन प्रत्येक का अथवा करके दिया होगा। केवल 5 प्रश्न ही करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो है विकल्प दिया है, आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। और 2 प्रश्न जो आपके इसमें होंगे, 3 तो ये हो गया और 2 प्रश्न समीक्षात्मक रूप से पूछे जाएंगे, तो उसको आपको करना। उनमें जो है आपके द्रुत पाठ के जो शामिल होते हैं वो उसमें आते हैं। ओके, द्रुत पाठ में, मतलब कि मुख्य पाठ में नहीं शामिल है जो कभी लेखक। ओके, लेखक। ओके ठीक, क्योंकि गद्य खंड पढ़े तो इसमें लेखक होंगे, कभी नहीं होंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। और जो खंड आपका जो है सा होता है उससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितने नंबर का होता है दीर्घ उत्तरीय का भैया? तो दीर्घ उत्तरीय जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दीर्घ उत्तरीय जो होता है मेरे भैया, मेरे प्यारे दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय में 5 दिए होते हैं, बस उनमें से केवल कितने करने होते हैं? 2 ही करने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए बात कर लेते हैं खंड आ तिलक उत्तरीय से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए, संस्मरण का मतलब संस्मरण का परिभाषिक परिचय दीजिए। संस्मरण क्या होता है, इसको परिभाषी इसकी परिभाषा पूछी गई है 2021 के लिए। यह प्रश्न मैं बोल रहा हूँ 100% गारंटी। वह प्रश्न आप लिख लीजिए, रेखा चित्र। रेखा चित्र की परिभाषा दीजिए। रेखा चित्र की परिभाषा से प्रश्न पूछेगा कि रेखा चित्र क्या होता है। और लघु उत्तरीय में आपसे पूछ सकता है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, या तो इसी में पूछ लेगा कि रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर बताइए। ध्यान रखेंगे, चाहे लघु उत्तरीय में चाहे लघु उत्तरीय में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे संस्मरण की मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो संस्मरण की जो व्युत्पत्ति हुई, ओ माय गॉड, संस्मरण को जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? उसका संस्मरण जो हुई है उसका उत्पत्ति हुई है समयक स्मरण। क्या? समयक स्मरण। समयक मतलब क्या होता है? एक प्रकार से संपूर्ण। तो समयक क्या होता है? स्मरण। समयक स्मरण से व्युत्पत्ति हुई किसकी? संस्मरण की हुई मेरे प्यारे दोस्तों। इसी बात को इंगित करते हुए डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश ने लिखा, ये आलोचक है, इन्होंने कहा संस्मरण की परिभाषा देते हुए कि संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस श्रम प्लस ल्यूट और अण से हुई है, जिसका अर्थ होता है समयक स्मरण। समयक शब्द का मतलब होता है पूर्ण रूप से, मतलब कि सब कंप्लीटली। ओके, और पूर्ण रूपेण का आशय होता है कि सहज आत्मीयता और गंभीरता से किसी व्यक्ति का, किसी घटना का, किसी दृश्य का, किसी वस्तु का, इन सभी का क्या करा जाए? जब स्मरण किया जाता है तो इसी को जब साहित्यिक लेखनी प्रदान करता है कोई साहित्यकार, तो उसी वही हो जाता है आपका क्या? वही हो जाता है संस्मरण। संस्मरण मतलब क्या होता है? समयक स्मरण। समयक मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से या पूर्ण रूपेण। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि सहज आत्मीयता एवं गंभीरता से
जब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घटना का, किसी भी दृश्य का, किसी भी वस्तु का हम जो है स्मरण करते हैं, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जबकि डॉक्टर गोविंद जो है त्रिगुणायत ने कहा, क्या कहा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने संस्मरण की परिभाषा देते हुए कि भावुक कलाकार जब अतीत की अनुभूति स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को क्या करते हैं, अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित करके व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट बना करके रोचक ढंग से क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा संस्मरण की परिभाषा देते हुए, क्या कहा कि संस्मरण जो होता है किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन होता है। स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू हैं, वे संदर्भ हैं और वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता को क्या करते हैं, स्मृत रह जाते हैं, याद रह जाते हैं। स्मृत मतलब होता है याद रहना, याद रह जाते हैं और उन्हें शब्दांकित कर देता है। वही क्या कहलाता है, वही संस्मरण कहलाता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत्व विशिष्ट, विचित्र और प्रिय होता है। अर्थात सारी घटनाओं को नहीं याद करना है आपको, बस ऐसे विचित्र पल को याद करना है जो कि आप में जो है एकदम से प्रिय हों और अच्छे हों। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो स्मरणमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। तो संस्मरण में विषय और विषयी दोनों क्या होते हैं, रूपायित होते हैं। एक तो विषय भी ठीक होगा, किस विषय पे लिखा जाता रहा, और जो विषयी होगा अर्थात जो लिख रहा होगा उसको भी जो है ठीक ठाक तरीके से होना चाहिए, मतलब आप उसकी भी गंभीर चेतना होनी चाहिए, शुद्ध आत्मीयता होनी चाहिए, सहज आत्मीयता होनी चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए क्या होता है, स्मरणकर्ता जो होता है पूर्णतः तटस्थ रह जाता है और वह अपने स्व का पुनः सर्जन करता है, मतलब जो उसके जो है पुरानी बातें हैं उसको फिर से जो है या क्या करता है, उसको भी याद करता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। अगर आपसे पूछे कि जो है रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र क्या है, अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे भैया कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है रेखाओं से बने चित्र। क्या रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है रेखाओं से बने चित्र, परंतु साहित्य के क्षेत्र में तात्पर्य होता है शब्द चित्र से। क्या शब्द चित्र से, अर्थात व्यक्ति चित्र से, चरित्र लेख से इसके स्वरूप माने जाते हैं। रेखा चित्र जो होता है अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना, किससे बना है, अंग्रेजी की स्केच शब्द से बना है, जिसका हिंदी मतलब कि हिंदी पर्याय मतलब क्या होता है, रेखा चित्र होता है। स्केच का मतलब क्या होता है, तो रेखा चित्र होता है, हिंदी में उसका मतलब लिया जाता है। डॉक्टर भागीरथी सिंह मतलब भागीरथ मिश्रा हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्रा जी ने जो है रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को क्या करने के लिए जगाने वाली समान विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप को देखी सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रख देना कि उसका हृदय जो हो, उसके मतलब उसका हृदय हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए। रेखा चित्र या शब्द चित्र वही कहलाता है। अर्थात जिसमें रेखाओं में क्या होती हैं, रेखाओं में रेखाएं बोलती हैं, रेखाओं में बहुत बड़ी बात को हम कम शब्दों में बयां करते हैं। इसी बात को लेकर के डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने कहा, क्या कहा कि रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है। यह अंकन पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रहकर किया जाता है। रेखा चित्र में रेखाएं बोलती हैं। जिस प्रकार कुछ थोड़ी सी रेखाओं का प्रयोग करके रेखा चित्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत विशेषताओं को क्या करता है, उभार कर हमारे सामने रख देता है और रेखाओं को देखने के बाद में हमें पूरी कहानी समझ में जाती है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त कुछ थोड़े से शब्दों में या फिर कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके जो साहित्यकार होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का या फिर किसी घटना का उसकी मूलभूत विशेषता के साथ क्या कर देता है, उसी को सजीव कर देता है। यही होता है आपका रेखा चित्र। ध्यान रखेंगे, यही क्या होता है, रेखा चित्र होता है। ध्यान रखेंगे, रेखा चित्र लिखते समय निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात, विशद स्थूल चित्रण होना चाहिए। क्या विशद स्थूल चित्रण होना चाहिए, अर्थात चित्रण जो हो एकदम से स्थूल हो, विशद स्थूल हो। ओके। दूसरा, कृत्यों या कृत्यों का आकलन होना चाहिए। जो कृत्य हो, क्रियाएं तमाम सारी हो या फिर जो है आपके जो सारे जो है जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हों, वो एक प्रकार से उनका आकलन पहले से एक बार कर लेना चाहिए। तीसरी मुद्दा है होना चाहिए देश काल के अनुरूप भाषा का प्रयोग। किस देश काल की घटना हो रही है, इसे मान लेते हैं गोंडा की घटना, तो अवधी भाषा लिखो। मतलब कि इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कानपुर की भाषा तो कानपुरी वाली भाषा लिखो। अलग अलग क्षेत्र की भाषा अगर मान लेते हैं अलग, जिस देश की मतलब जिस भाषा या फिर जिस जगह की घटना है, तो कोई ऐसे स्थानीय घटना हो जो स्थित हो, मतलब स्थूल हो। ठीक, तो एक वह हो गया। दूसरी बात, उसमें क्रिया प्रक्रियाएं क्या क्या हुई है उन सभी को आप एक बार देख लें, आकलन कर लें उनका। तीसरी बात कि देश काल के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो। ठीक, ये बात समझ में आई। चले आगे बढ़ते हैं। रेखा चित्र समझ में आई,
रेखा चित्र बहुत प्रकार के होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र होता है, ऐतिहासिक रेखा चित्र होता है, घटना प्रधान रेखा चित्र होता है, वातावरण प्रधान रेखा चित्र होता है, हास्य व्यंग प्रधान रेखा चित्र होता है, व्यक्ति प्रधान रेखा चित्र होता है, आत्मपरक रेखा चित्र होता है, प्रतीकवादी रेखा चित्र होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे रेखा चित्र होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या होता है अभी मैं बता दूं। तो रेखा चित्र जो होते हैं व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, स्थितियों, भावनाओं आदि पर लिखे जाते हैं रेखा चित्र, जबकि जो संस्मरण होते हैं वह केवल व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, संस्मरण केवल व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं, जबकि रेखा चित्र जो होता है व्यक्तियों पर लिखा जाता है। रेखा चित्र जो होता है वस्तुओं पर भी लिखा जाता है, रेखा चित्र घटनाओं पर भी लिखा जाता है, स्थितियों पर, भावनाओं पर, इन सभी पर रेखा चित्र लिखे जा सकते हैं। लेकिन जो संस्मरण होते हैं या केवल और केवल व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। रेखा चित्र में क्या होता है, चित्रात्मक शैली जो है अपेक्षित होती, नितांत मतलब अपेक्षित होती, नितांत मतलब होता है जरूरी, हमेशा। तो रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग जरूरी होता है, जबकि संस्मरण किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। रेखा चित्र लिखने वाला जो लेखक होता है अपने संबंध में क्या रहता है, तटस्थ रहता है, मतलब कि जो चीजें हुई है उसी में लिखेगा, कोई गलत इधर उधर से बातें नहीं लिखेगा। जबकि संस्मरण में आत्मनिष्ठा अधिक रहती है, अर्थात लेखक अपने संबंध में भी लिख सकता है। तो इसमें जो है लेखक जो होता है, जो संस्मरण होता है इसमें लेखक अपने संबंध में भी लिख सकता है संस्मरण में, क्योंकि वह अपनी घटनाओं को, पिछली घटनाओं को याद कर रहा होता है। तो अपनी जो पिछली चीजें, उससे क्या क्या चीजें उसके याद आ रही है, तो उसमें अपना बात भी, मतलब अपना मेंशन भी उसमें कर लेता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन रेखा चित्र लिखने वाला व्यक्ति जो होता है या मतलब तटस्थ रहता है, अपने प्रति ज्यादा लिखने के लिए उतावला नहीं होता है, जो बातें आई है उन्हीं पर भी थोड़ा फोकस कर लेगा, बाकी ज्यादा नहीं। ओके, रेखा चित्र जो होता है किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है, जबकि जो संस्मरण होता है प्रायः किसी विशिष्ट व्यक्तियों पर ही लिखा जाता है। संस्मरण किस पर लिखा जाता है, किसी विशिष्ट व्यक्तियों पर ही लिखा जाता है एवं महापुरुषों पर लिखा जाता है। एक आपके पाठ्यक्रम में लगभग शामिल है आलोपी संस्करण। आलोपी संस्मरण, वह जो है आलोपी जो है क्या है, विशिष्ट प्रकार का बच्चा है जो कि अंधा है, और उस पर महादेव वर्मा ने क्या लिखा है, संस्मरण लिखा है। ओके, ध्यान रखेंगे। संस्मरण में रेखा चित्र की अपेक्षा देश काल वर्णन अधिक होता है। तो संस्मरण में क्या होता है, देश काल का वर्णन अधिक होता है, रेखा चित्र में देश काल का वर्णन उतना अधिक नहीं होता जितना संस्मरण में होता है। ओके, ध्यान रखें। तो यही सारी घटनाएं होती है रेखा चित्र में। रेखा चित्र जो होता है घटना प्रधान नहीं होता है, जो संस्मरण होता है घटना प्रधान होता है। संस्मरण घटना प्रधान होता है, रेखा चित्र कैसा होता है, घटना प्रधान नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले, रेखा चित्र प्रायः लिखते लिखते संस्मरण बन जाते हैं। रेखा चित्र प्रायः लिखते लिखते संस्मरण बन जाते हैं, जबकि संस्मरण में ऐसा नहीं होता। ये सारे मुद्दे थे संस्मरण और रेखा चित्र के, जो हमने आपको बता दिया। अब आपसे संस्मरण रेखा चित्र कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बाल गोविंद भगत निबंध के लेखक एवं विधा का नाम बताइए। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत के जो है विधा कौन सी है और लेखक कौन है। तो बाल गोविंद जो भगत है इसकी विधा कौन है भैया, इसकी विधा है रेखा चित्र। ये रेखा चित्र विधा की रचना है बाल गोविंद भगत, और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है इसके लेखक, कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र है, इसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला तीसरा नंबर प्रश्न कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है, लेखक सहित नाम बताइए। तो आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध है, अब निबंध का मतलब यहाँ पे निबंध, आप सोचेंगे निबंध आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, पुरानी गद्य विधा है, लेकिन जो निबंध होते हैं उनमें रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रावृत्त, डायरी, जीवनी, साक्षात्कार, इनको भी निबंध कहीं ना कहीं पे कहा जाता है। ठीक, तो इनमें आपका जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित निबंधों की संख्या जो है 7 है। उनमें पहला आपका है रेखा चित्र, जो कि एक प्रकार से क्या है, सॉरी, बाल गोविंद भगत है जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, रेखा चित्र है। दूसरा आपका संस्मरण है, वो आलोपी है, आलोपी संस्मरण है जो महादेव वर्मा ने लिखा है। तीसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ठीक, ध्यान रखिए। चौथा यात्रावृत्त चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है। ओके, और चौथा आपका निबंध है डायरी, वो डबरे पर सूरज का बिंब जो है लिखा, मतलब डबरे पर सूरज का बिंब नाम से शीर्षक से उद्धृत है, और मतलब लिखा शीर्षक उसका है किसका, मतलब डायरी का नाम है डबरे पर सूरज का बिंब, किसने लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। इसी प्रकार से जीवनी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है निबंध के रूप में, वह आवारा मसीहा दिशाहारा, आवारा मसीहा का एक खंड दिशाहारा है जो कि शरत चंद्र चटर्जी के जो है जीवनी पर आधारित है, और विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। जीवनी वह होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति पर लिखी जा सकती है, लेकिन जो आत्मकथा होती है व्यक्ति स्वयं के ऊपर लिखता है। ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जो अपना आदर्श बेच देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके पास, यह है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसको लिखा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। तो यह 7 जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो है निबंध गद्य विधाएं थी। ओके, नवीन गद्य विधाएं। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम स्पष्ट करते हुए
आत्मकथा का नाम स्पष्ट करते हुए उसके खंडों का परिचय दीजिए। तो हमने आपको बताया कि इनका जो हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, क्या भूलूं का याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह इनकी आत्मकथा है। और ध्यान रखेंगे इसके 4 खंड है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, लिख लीजिएगा। दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण, फिर क्या नीड़ का निर्माण, फिर नहीं है वो, महादेवी वर्मा चला जाएंगे आप। नीड़ का निर्माण फिर, ओके। तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा क्या है 10 द्वार से सोपान तक, क्या 10 द्वार से सोपान तक। तो पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा क्या है नीड़ का निर्माण, फिर उसके अंदर तीसरा क्या है बसेरे से दूर, और चौथा क्या है 10 द्वार से सोपान तक, ओके। यह एकदम से ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की कृति, महादेवी वर्मा की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला। तो महादेवी वर्मा को जो मिला है वो यामा जो है इनके मिला है, किस पर, यामा रचना पर इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा रचना पर, ओके। अगला देखते हैं आवारा मसीहा किस लेखक पर आधारित जीवनी है। आवारा मसीहा किसने लिखा है, आवारा मसीहा लिखा विष्णु प्रभाकर ने। किसकी जीवनी, हमने बताया शरत चंद चटर्जी की, किसकी है, शरत चंद चटर्जी की है। ध्यान रखेंगे आपके पाठ्यक्रम में दिशाहारा शामिल है जो कि उसका एक खंड है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बूढ़ी का की कहानी के पात्रों के नाम बताइए। बूढ़ी का की कहानी, बूढ़ी का की कहानी सबसे पहले जानिए कि लिखी किसने। तो बूढ़ी का की लिखी है प्रेमचंद ने। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद ने। रोज कहानी अज्ञे ने। चीफ की दावत भीषम साहिनी। संवादिया फणीश्वरनाथ रेणु। अमरकांत दोपहर का भोजन कमलेश्वर नीली झील। ये सारी कहानियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कहानियों का संकलन होगा, तो आप अपने हिसाब से कहानियों को देख लीजिएगा। हालांकि प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद अज्ञे भीषम साहिनी फणीश्वरनाथ रेणु अमरकांत कमलेश्वर, और इसमें आपका जो है रामवृक्ष बेनीपुरी महादेवी वर्मा जो है हरिवंश राय बच्चन निर्मल वर्मा का जानन माधव मुक्ति बोध विष्णु प्रभाकर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पे आपके पाठ्यक्रम में चाहे दिख जाएंगे, चाहे द्रुत पाठ के रूप में चाहे मूल पाठ के रूप में। द्रुत पाठ में आपके पाठ्यक्रम में शिव मूर्ति हो गए, ज्ञान रंजन हो गए, दूधनाथ सिंह, ये सब शामिल है। ध्यान रखेंगे इतनी बात, ओके। पूछा क्या गया कि बूढ़ी काकी के पात्रों का नाम बताइए। बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद की लगभग 300 से अधिक कहानियां जो है प्रकाशन, मतलब 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी है। किसने, प्रेमचंद जी ने। ध्यान रखेंगे। तो बूढ़ी काकी कहानी संबंधित हमने एक वीडियो बनाई, उसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। हालांकि अगर नहीं देखा तो बूढ़ी काकी में पात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो बूढ़ी काकी में पात्रों की संख्या अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 5 पात्र दिखाई पड़ेंगे, 6 पात्र दिखाई पड़ेंगे, जिनमें आपका 4 जो होंगे वह मुख्य पात्र के रूप में होंगे, और उनमें 2 पात्र गौड़ पात्र जिनका नाम भी सामने आपको अधिकतर नहीं आता है। लेकिन जैसे बुद्धिराम, पहले इसके कौन है, पहले मैं आपके सामने एक जो है चार्ट बना दूं। देखिए पहले रहती है बूढ़ी काकी, क्या एक होती है बूढ़ी काकी, अभी यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे उतना ज्यादा हम। देखिए बूढ़ी काकी होती, पहले क्या होती बूढ़ी काकी, मतलब कि बी और के लिख देते हैं बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी कहानी, इसके लड़के होते हैं, लेकिन इसके लड़के जो है मतलब बड़े होकर के ही खत्म हो जाते हैं, मतलब कि इनके लड़के जो बूढ़ी काकी के होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में क्या, इसका एक जो है भतीजा होता है, उसका नाम होता है बुद्धिराम। क्या, इसका एक भतीजा होता है बुद्धिराम, बी आर लिख देते हैं। बुद्धिराम की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है क्या, रूपा। क्या गुज्जर वाली रूपा नहीं, ये दूसरी रूपा है। तो बुद्धिराम की पत्नी क्या है, रूपा है। और रूपा के 2 मतलब रूपा और बुद्धिराम को मिला करके कुल मिला मतलब दोनों पति पत्नी है, तो इनके 3 बच्चे होते हैं। इन तीनों बच्चों में अगर बात करूं तो पहला जो है लड़की है एक, और उनकी पहली लड़की नहीं, मतलब एक लड़की है, उसका नाम क्या है, लाडली है। यल से प्रदर्शित कर दें इसको। दूसरे बच्चे के जो नाम है वो आपके जो है लगभग जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, गौड़ पात्र के रूप में है। 2 लड़के हैं इनके, 2 लड़के हैं और जो है एक लड़की है। ये लाडली जो है या बूढ़ी काकी से बहुत अच्छा संबंध रखती है, मतलब जो बूढ़ी काकी है इनका संबंध किससे, लाडली से होता रहता है। और ये बुद्धिराम जो है ये बूढ़ी काकी का भतीजा है, और इसकी सारी जमीन जायदाद जो होता है अपने नाम पे करवा लेता है, और जो है बूढ़ी काकी जो पेंशन वगैरह आती है उसको भी लेता है। लेकिन बूढ़ी काकी को क्या करता है, हमेशा डांटता फटकाता रहता है, और फुल रूप से मतलब इनको भोजन नहीं देता है। इस प्रकार तमाम प्रकार की यातनाएं होती। तो वृद्धावस्था की समस्या के बारे में इसमें बताया गया, बुजुर्गों की समस्या को समाज के समक्ष प्रदर्शित किया गया है। किसने किया है, मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। ध्यान रखेंगे। तो ये आपके प्रमुख पात्र के रूप में शामिल है। एक दिन होता क्या है, बड़े लड़के की शादी होती बुद्धिराम के, और जो है वही जब बुद्धिराम के, और इसको जो है कमरे में लोग बंद कर देते हैं,
और इसको खाना नहीं मिलता है तो लाडली जो होती है अपने हिस्से का खाना लेकर जा करके देती है, लेकिन लाडली के हिस्से खाना थोड़ा है क्योंकि उसका पेट छोटा लाडली का। अब लेकिन बूढ़ी का कि भैया ज़्यादा खाती थी, मतलब बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा खाती थी। अब उनकी पेट भूख नहीं मिटी, अब सुगंध उधर से पकवानों की आ रही थी, तिलक की, रसगुल्ला और छेना की। अब तुरंत ही उठी बूढ़ी का की उधर से। अब जो है दरवाजा वरवाजा खोल के ओकरे बाद में आई, मतलब आगे बढ़ती हुई निकल गई, मतलब एकदम से दरवाजे से। और दरवाजे से निकलते निकलते ये जो है सुगंध लेते हुए पहुंच गई, मतलब उसमें जहाँ पंडाल लगा था, बफर सिस्टम चल रहा था, वहां पे पहुंची बूढ़ी काकी। और उसके बाद में जो है देखी तो भाई खाना भी खत्म हो गया था तब तक। तो वहीं पर जो है पत्तल जो होता नहीं पत्तल, तो पत्तल वहीं पे फेंक दिया गया था, पत्तल का ढेर लगा था उसी में, जो किसी में एक पूड़ी, किसी में रसगुल्ला, किसी में छेना, किसी में कुछ कुछ जो पड़ा था सब्जी वब्जी, वही सब लेकर के वही चाट खा रही थी, पत्तल चाट रही थी। ठीक। और जब यह ऐसा दृश्य जो है वह देखती है रूपा, तो रूपा के जो है एकदम से लज्जा से भर जाती है। रूपा जो है भगवान को बहुत मानती है, और भगवान को मानती है एक प्रकार से, बहुत एक प्रकार से धर्म भीरू पत्नी है वह, मतलब जो है स्त्री है। तो इस प्रकार से उसका जो है मन जो होता है एकदम पिघल जाता है, और बाद में जो है एक प्रकार से हैप्पी एंडिंग होती है कहानी की। ठीक। तो समझ में आई बात, मतलब कहानी लास्ट तक जाते जाते ठीक अपने मतलब कि बूढ़ी काकी से प्रेम करने लगते हैं, और बूढ़ी काकी को ले जाते हैं घर में बैठा करके, भोजन करवाते हैं, त्याग करवाते हैं। तो कभी भी बूढ़े व्यक्तियों को ऐसा मत करिएगा आप लोग। चले आगे बढ़ते हैं। तो बूढ़ी काकी यही थी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? नीली झील कहानी के रचनाकार कौन है? हमने क्या बताया, नीली झील कहानी के रचनाकार कौन है? तो आपका जो सिलेबस होगा ना, पूरा सिलेबस आप एक बार से पढ़ लीजिएगा, पूरा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से लगभग अतिलक उत्तरी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या पूछेगा? नीली झील कहानी किसके लेखक है? कमलेश्वर के हैं। कौन? नीली झील। इसी में नीली आंखों वाली मैडम भी आती हैं। ठीक। नीली आंखों वाली मैडम जो कहानी पढ़ा रहा हूँ पूरी का, की आकाशदीप, रोज चीफ की दावत, संवादिया, दोपहर का भोजन, नीली झील, तो मैं बता दूंगा पूरी की पूरी कहानी। ओके, आपके समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? प्रेमचंद जी के बचपन का क्या नाम था? प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपति राय श्रीवास्तव। क्या नाम था? धनपति राय श्रीवास्तव। इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक, 8 अक्टूबर 1936 में मृत्यु हुई। जन्म कब हुआ? 1880 में 31 जुलाई के दिन। ओके, ध्यान रखेंगे। और पूछा क्या गया आपसे कि प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? उनके किन्हीं 5 उपन्यासों के नाम बताए। उपन्यास यार, प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करो तो सबके मुंह में रटा होगा एकदम से। गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, ये सब निर्मला, ये सब जो किसके हैं? ये सब प्रेमचंद के ही हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, ये सब प्रेमचंद के क्या हैं? उपन्यास हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर पूछ रहा है। जीवनी क्या होता है? जीवनी बताइए। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है? वैसे मैं बताना चाहूँ, जीवनी जो होती है वह एक प्रकार से जो है दूसरे के ऊपर भी लिखी जा सकती है, और उसमें व्यक्ति जो होता है वह तटस्थ होता है। लेकिन जो यह आत्मकथा होती है, इसमें क्या होता है? आत्मकथा में व्यक्ति क्या होता है? अपने आप, मतलब आत्मकथा अपने बारे में लिखी गई जो विधा होती है उसी को हम आत्मकथा कहते हैं। जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा है। आवारा मसीहा क्या है? कि आवारा मसीहा एक जो है जीवनी है। ध्यान रखेंगे। तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। जबकि जो आपका आत्मकथा है वो क्या है? आत्मकथा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की। ध्यान रखेंगे। तो बस ऐसे आप बता सकते हैं। आवारा मतलब कि जो ये आपके पाठ्यक्रम में है, आवारा मसीहा भी शामिल है, और क्या भूलूं क्या याद करूं शामिल है। तो आपसे ऐसे पूछे आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आत्मकथा समझ में आई? आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं मैं बता दूंगा। इसके लिए गाना भी प्रचलित है आत्मकथा के लिए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं, याद सुखों की या सुलाती, दुख की दिल भरी मतलब भारी कर जाती, दोष दे किसे दूं जब अपने से, अपने दिन बर्बाद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं। ये आपके पाठ्यक्रम में आत्मकथा संकलित है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत सारी आत्मकथाएं आपके जो है पाठ्यक्रम में संकलित है। वैसे आत्मकथा की मैं बात करूं तो आत्मकथा को बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे कि रॉय पास्कल ने भी अंग्रेजी में बताया कि ऑटोबायोग्राफी इज ऑन द सेंचुरी, मतलब कंट्री हिस्टोरिकल इन इट्स मेथड एंड एट द सम टाइम, मतलब इसी प्रकार से लिखा इन्होंने, बहुत लंबा है उसको। मतलब इनके कहने का मतलब था कि आत्मकथा जो होती है अपने ही ढंग का
पुनर्कथित इतिहास होता है और इसके साथ ही व्यक्ति के बाह्य विश्व के साथ संबंधित आत्मनिरीक्षण का प्रतिरूप होता है। ठीक वैसे जब लेखक अपने ही जीवन के संबंध में लेख लिखता है तो वही रचना क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। सिंपल सी बात, आत्मकथा लिखने वाले लेखक को क्या होता है, स्पष्टवादी और जो है दृढ़मना होना चाहिए कि जितनी भी घटनाएं उसकी चाहे उसके संबंध में अच्छी थी चाहे बुरी थी उन सभी को उनके सामने लाने का प्रयास करे। ठीक, ये हो गई आत्मकथा। ओके, ध्यान रखेंगे। जीवनी समझ में आई आपकी बात की? क्या पूछा गया आपसे, जीवनी और आत्मकथा? जीवनी हमने आपको बताई नहीं, आपको क्या जीवनी जो होती है किसी दूसरे के बारे में भी लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा केवल अपने ऊपर ही लिखी जाती है, मतलब अपने बारे में लिखी जाती है। जीवनी किसी दूसरे के बारे में भी लिखी जा सकती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बस इतना अंतर लिख देंगे, बहुत ज़्यादा हो गया आपका, उतना ज़्यादा यहाँ पे पूछेगा नहीं क्योंकि 50 शब्दों में आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है खंडबा। खंडबा से पूछा गया आपसे, नोट की इन सभी खंड के 5 प्रश्नों मतलब 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 2, 3 और 4 व्याख्या के लिए है तथा 5, 6 समीक्षात्मक उत्तर देने के लिए हैं। सब में विकल्प भी दिए गए हैं, मतलब कि एक दिया गया फिर अथवा करके दिया गया, उसी को विकल्प बोला गया। ओके, देखते हैं भैया। पहला है कि भिखारिन का बयान समाप्त हो गया। अदालत के उस बेड़े से कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल 2-4 महिलाओं की जो है चिस्कियों की आवाज़ सुनाई देती थी। महिलाओं के मुख गर्व से चमक रहे थे, पुरुषों के मुख लज्जा से मलिन थे। ओ माय गॉड, अमरकांत सोच रहा था। गोरों को ऐसा दुस्साहस इसलिए तो हुआ कि वह अपने को इस देश का राजा समझते हैं। शांति कुमार ने मन ही मन में एक व्याख्यान की रचना कर डाली थी जिसका विषय था स्त्रियों पर पुरुषों का अत्याचार। सुखदा सोच रही थी, यह छूट जाती तो मैं इसे अपने घर में रखती और इसकी सेवा करती। रेणुका उसके नाम पर एक स्त्री औषधालय बनवाने की कल्पना कर रही थी। यह जो है आपका भैया, यह जो है आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, यह कर्मभूमि उपन्यास का है। किसका है? कर्मभूमि उपन्यास का है। लिखा किसने है? कर्मभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अथवा करके दिया कि उस रोज के बाद जब बुआ जमाल घोटे के बावजूद फूफा के साथ चली गई थी, मुद्दत तक उनसे मिलना ना हुआ। 9वीं क्लास में आया, मैट्रिक पार कर लिया, कॉलेज में दाखिल होकर आखिर IA भी कर चुका। नई परिस्थितियां मिली, नए दोस्त मिले, निगाहें फैलती गईं, जिंदगी की ख्वाहिशें मुंह खोलकर सामने आई। बुआ के याद धीमे धीमे होती गई। पहले तो मैं मचल कर उनकी खबर माता पिता से पूछता रहा, मालूम इतना ही लेता रहा, मतलब होता रहा कि अपने मतलब क्या कि मतलब आप अपने ठीक है, मौज से हैं, और मैं अपने से पूछता रह जाता था कि यह ठीक से होना, मौज से होना क्या चीज़ है। अब इसमें मैं बार बार बोला जा रहा है, तो यह क्या होगी? आत्मकथा। आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में क्या संकलित है? क्या भूलूं, क्या याद करूं? ओके, ध्यान रखें। किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ो। अगला तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ सहित क्या करनी है? व्याख्या करनी है। इसको देखो भैया। क्या मेरा पेट काटने से धड़ जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ पर मतलब इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। इन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात ना पूछी। जब तब ही ना थी, जब तब ही ना दी, तब अब क्या दोगे? देंगे। ये सोच रही है बुढ़िया का खुद का कथन है, बूढ़ी काकी का, और यह बूढ़ी काकी कहानी से है, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अथवा देखते हैं। अथवा अगर दिया है, अगर यह प्रश्न आप नहीं कर पाते तो अथवा दिया है कि बड़े भैया के मरने के बाद भी जैसे जैसे सब खेल खत्म हो गया, तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल दिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जाकर बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती बेचारी, भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो एक क्या
नहीं तो एक घंटे की बीमारी से बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हर गोबिंद जो था वो संवादिया था, और संवादिया कहानी से ही लिया गया है। या नहीं ना देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया गया था। निर्दय भाइयों ने बेचारी बड़ी बहुरिया। यह जो है एक प्रकार से आपका संवादिया कहानी का जो है हिस्सा है। संवादिया कहानी का यह उक्ति है जो आपके सामने लिखी गई है। संवादिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। एक प्रकार से यह अचलांचिक कहानी मतलब गांव से रिलेटेड कहानी थी। इसमें क्या होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब पहले जो है राजा महाराजा के घराने की मतलब कि जमींदार का घर है, और जमींदार के घर में सभी लोग रहते हैं। बाद में जमींदारी प्रथा जब समाप्त हो जाती है, अंग्रेज चले जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, जमीन जायदाद कोई बंटवारा मतलब मर जाते हैं उनके जो घर के जो होते हैं जो है जमींदार, तो उनके जो घर के लड़के होते हैं आपस में बंटवारा करते हैं। तो सभी लोग जो है बंटवारा करते हैं। बड़ी बहुरिया जो है इसके पति मर जाते हैं। बाद में जो छोटे भाई होते हैं इसके, वह सभी लोग जो है बांट वगैरह मतलब बांट करके, और उसकी जो रेशमी साड़ी वगैरह उसमें 3-3 हिस्सा कर लेते हैं। तमाम प्रकार की यातनाएं देते हैं और सब घर छोड़ करके भाग जाते हैं। एक उसका जो है जो संवादिया होता है वही रह जाता है। संवादिया जो होता है मतलब कि चिट्ठी पहुंचाने वाला, तो वो संदेश भेजने वाला संवादिया जो होता है वही रह जाता है, और वह जो है संवादिया से चिट्ठी भिजवाती है। तो इस प्रकार की कहानी किसी दिन चर्चा करेंगे विस्तार से, टाइम मिलेगा तो। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा है कि प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करिए। आलोपी। आलोपी मतलब आलोपी से ही लिया गया, सीधे सीधे आलोपी संस्मरण से लिया गया। महादेवी वर्मा ने लिखा है। आलोपी की अंधेरे जीवन का उपसहंकार भी कम अंधकार में न हो, इसका समुचित प्रबंध विधाता कर चुका था। एक दिन मेरे निकट बैठकर मतलब अपने आप से संसार चर्चा करती हुई भक्ति ने सुनाया, आलोपी अपना घर बसा रहा है। मैं मतलब ये महादेवी वर्मा को जो मैं लिखा है, ये महादेवी वर्मा ये जो है उत्तम शैली में, किस में लिखा गया, उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया है यह। ओके, क्योंकि यह संस्मरण ही संस्मरण अपने हिसाब से लिखा जाता है। तो मैं इतनी विस्मित हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा की उपेक्षा भूल कर क्या कह उठी, और भक्तिन ने उसी जो है क्या किया, भक्तिन ने उसी प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर देखा जिसमें भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण को देखा होगा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट का सत्य है। यह आलोपी संस्मरण का है और महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। आलोपी एक अंधा लड़का, उसी के बारे में बताया गया। किसी दिन चर्चा टाइम मिला चर्चा करेंगे। ओके, चलिए। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा गड्ढा था। सब लूटी हुई सामग्री वे ही रखते थे। तंबाकू पीने का सरंजाम भी यही था। इस दल के उत्पात जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी थी कि वह शरत से कभी न मिले। शरत मतलब शरत चंद्र चटर्जी के बारे में बताएगा। शरत चंद्र चटर्जी किसने लिखा है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा। ओके, लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है? मिलन कभी निषेध का चिंता करता नहीं करता। मिलने के लिए बताओ तो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। चले, उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला। कौन सा उपाय खोज निकाला कि सांप भी मर जाओ, लाठी में न टूटे। सदानंद के घर की छत जो है से लगा हुआ ऊंचा पेड़ था। उसी पर चढ़कर शरत छत पर पहुंच जाता है और दोनों खूब शतरंज खेलते हैं। उसके बाद रात्रि अभियान निकल पड़ते हैं। सब काम समाप्त होने के बाद दोनों मित्र जो है भारे लड़कों की तरह अपने अपने घर जा करके सो जाते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आप कहानी का 5वां गया आपका कि कहानीकार दूधनाथ सिंह, जो कि द्वित पाठ के रूप में शामिल है। इनका परिचय दीजिए। अगर ये आपस नहीं पता तो अथवा करके दीजिए। चीफ की दावत कहानी कथा वस्तु और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाले। चीफ की दावत भीष्म सायनी की जो कहानी है, इस पर आपको कथा वस्तु मतलब इसमें कहानी क्या बताई गई उस पर आपको उद्देश्य डालना है, मतलब बताना है कि क्या उद्देश्य था कहानी का और कथा वस्तु क्या है। ओके, क्योंकि कहानी के तत्व होते हैं कथा वस्तु, कथोपकथन जिसको कहते हैं, और उसके बाद में कथा वस्तु जो होता है आपका वो कहानी होती है। मतलब कि कौन सी कहानी है, क्या क्या कहानी है, कैसी कहानी है। तो कहानी मतलब कथा वस्तु, कथोपकथन मतलब होता है डायलॉग आपका। उसी प्रकार से आपका जो होता है देश काल होता है। ओके, वातावरण हो गया, देश काल वातावरण एक ही बात है। भाषा शैली कैसी कहानी की, तो उसमें 2 तत्वों के बारे में पूछा गया कि कथा वस्तु और उद्देश्य बताना है। आगे थे जीवनी की परिभाषा देते हुए आवारा मसीहा दिशाहारा का सारांश लिखिए। ओके, तो आवारा मसीहा जो दिशाहारा है इसका सारांश लिखना है आपको। आगे देखते हैं। अथवा अगर आपको नहीं पता तो लिख दीजिए निर्मल वर्मा का जीवन परिचय, रचनाएं उनकी और साहित्य योगदान बताइए क्या है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। आगे देखते हैं। खंडसा प्रश्न देखते हैं, पूछा गया था आपसे
खंडसा के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो लगभग 500 शब्दों में हो। 15 नंबर का एक प्रश्न, मतलब एक प्रश्न 15 नंबर का, मतलब एक प्रश्न करेंगे 15 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से 30 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न है कि जो है कर्मभूमि उपन्यास की नायिका का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए। कर्मभूमि उपन्यास की जो नायिका है उसकी चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। कर्मभूमि उपन्यास। आगे देखते हैं, और त्यागपत्र उपन्यास के नायक का चरित्र चित्रण करिए। त्यागपत्र उपन्यास और कर्मभूमि दोनों आपके पाठ्यक्रम में है। अब लेकिन कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे तो आपसे जो है दोनों से प्रश्न पूछता है एक बार, मतलब लेकिन कर्मभूमि से जो है ज़्यादा पूछेगा। लेकिन ध्यान रखें, त्यागपत्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा और कर्मभूमि भी पढ़ना पड़ेगा। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद का है, त्यागपत्र जयनेंद्र कुमार का है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कहानी कला के तत्वों के आधार पर नीली झील कहानी की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। ध्यान रखेंगे, बूढ़िका की कहानी ऐसे पूछ सकता है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर बूढ़िका की, नीली झील की, रोज की, आकाशदीप की, तो सभी आपकी कहानी, सभी की वो सारी कहानियों को आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा कहानियों को। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, उनके कहानी कला के तत्व, कहानी कला के तत्व कौन से होते हैं, कहानी कला में तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे भाषा हो गई, शैली हो गई, कहा मतलब कथा वस्तु हो गई उसकी, उसके बाद में आपका जो कथानक होगा, कथानक मतलब कथा वस्तु, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। तो कथानक हो गया या कथा वस्तु एक ही बात है। उसके बाद में आपका जो है देश काल हो गया, वातावरण एक ही बात है, कथोपकथन हो गया, या फिर आपका जो है संवाद शैली हो गई, ये एक ही बात है। ओके, इसी प्रकार से ये सब तत्व होते हैं कहानी के, भाषा हो गई, शैली हो गई, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आपके जो है आपके भाव क्या हैं, विचार क्या हैं आपके, उसके बाद में कहानी का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती कहानी कला तत्व में। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर एक लिख लिखिए। इस पर वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। हिंदी कहानी बूढ़ी की वाली कहानी जब हमने उसमें बताया था तो उसमें कहानी का जो है विकास यात्रा और प्रकाश भी डाला था। आगे देखते हैं, अगला पद देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देते हुए अपने पाठ्यक्रम में संकलित उनके निबंध का सारांश बताइए। तो जो है ये यात्रा, ये जो आपके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और इसी का आपको क्या बताना है, सारांश बताना है, और रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं। आगे प्रेमचंद पर सारगर्भित निबंध लिखिए। प्रेमचंद जी पर सारगर्भित निबंध आपको लिखना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल अगर पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।